सरपंच और उप सरपंच के क्या कार्य है और क्या शक्तियां हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे व्यूअर्स का लगातार कमेंट आ रहा था कि आखिर सरपंच या उप सरपंच का या पंच का क्या क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं। आज इस बिंदु पर हम खुलकर चर्चा करेंगे और आपके सवालों का जवाब जहां तक होगा देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं गांव की सरकार। गांव की सरकार में आज की चर्चा सरपंच और उप सरपंच के कार्य और शक्तियों पर होगी। सरपंच और उप सरपंच की शक्तियां और कार्य एक नहीं अनेक हैं। पहला कार्य की अगर चर्चा कर लें तो ग्राम कचहरी और उसकी पीठों का अध्यक्ष होगा सरपंच, और सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, यानी कि ग्राम कचहरी और उसकी पीठों का अध्यक्ष सरपंच उप सरपंच होंगे। दूसरा है पक्षकारों के आवेदन और पुलिस रिपोर्ट पर वाद और मामला लेगा, यानी कि ग्राम कचहरी सरपंच साहब जो हैं पक्षकारों के आवेदन और पुलिस रिपोर्ट पर वाद और मामला लेगा, यानी कि जो भी आपके क्षेत्र में कोई कंप्लेन करता है तो उसका कंप्लेन आप ले सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर वाद और मामला ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर बात कर ले तो पक्षकारों और गवाहों की उपस्थिति के लिए कार्रवाई करेगा। फिर से सुनिएगा, तीसरे नंबर पर पक्षकारों और गवाहों की उपस्थिति के लिए कार्रवाई करेगा और ऐसे वादों या मामलों के निपटारे के लिए साक्ष्य लेने तथा पक्षकारों, गवाहों तथा यथापेक्षित अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए बाध्य करने तथा दस्तावेजों या लिखतों को प्रस्तुत करने के लिए उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी, यानी कि आप कोई भी साक्ष्य की मांग कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए आप पत्र दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। चौथा नंबर पर अगर बात कर ले तो यथाविहित अन्य शक्तियों का प्रयोग और अन्य कर्तव्यों का संपादन करेगा, यानी कि जितने भी ऊपर बताया गया है यथाविहित जो भी हैं उसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं, शक्तियां दिखा सकते हैं। बात कर ले तो उप सरपंच सरपंच के पद रिक्त रहने या सरपंच की असमर्थता अथवा अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान उनके सारे कर्तव्यों का निष्पादन और उनकी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा किसी अन्य शक्ति अथवा कर्तव्य का प्रयोग अथवा निष्पादन करेगा जो विहित किए जाएं। कहने का मतलब कि उप सरपंच का पावर तभी होगा जब सरपंच साहब जो हैं असमर्थ हो या अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, तब उप सरपंच को ये शक्तियां मिलेगी। सरपंच अथवा उप सरपंच का त्यागपत्र अथवा हटाना। सरपंच अथवा उप सरपंच जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं। अगर आप सरपंच हैं या उप सरपंच हैं और अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो आपको जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपने से लिखा हुआ आवेदन देकर त्यागपत्र दे सकते हैं। यह लागू होगा सरपंच और उप सरपंच दोनों पर। 2 उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक त्यागपत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा, यानी कि आपका त्यागपत्र 7 दिनों के जिस तिथि से आवेदन दिए हैं उस तिथि के 7 दिन के बाद वह लागू होगा, बाकी दिन आपको पहले काम करना होगा।
बशर्ते कि 7 दिनों की इस अवधि की समाप्ति के पूर्व वह जिला पंचायत पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर ऐसा त्यागपत्र वापस न ले। अगर 7 दिन से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम त्यागपत्र न दें तो वापस जाकर ले सकते हैं। यदि कोई उप सरपंच किसी ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं रह जाए तो वह अपना पद छोड़ देगा। आगे की अगर बात कर ले तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपंच को हटाया जाना। सरपंच को हटाया भी जा सकता है, यानी कि आपको अविश्वास प्रस्ताव लाकर और उप सरपंच को भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। पंच का जो त्याग पत्र की अगर बात कर ले तो किसी ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद का त्याग कर सकता है। एक बड़ी पावर यहाँ पर सरपंच साहब को है। बता दूं कि अगर पंच अगर चाहे त्यागपत्र देना तो आपको वह अपने लिखा हुआ आवेदन आपके पास देकर त्यागपत्र दे सकता है। उसका पद ऐसे त्यागपत्र की तिथि से 7 दिनों की समाप्ति पर रिक्त हो जाएगा, बशर्ते कि वह 7 दिनों की उक्त अवधि के भीतर सरपंच को अपना स्वलिखित आवेदन देकर ऐसा त्यागपत्र वापस न ले। यानी कि दूसरा आवेदन देकर कहे कि भूल चूक से हमने दिया है, हम त्याग नहीं देना चाहते 7 दिनों के अंदर, तो उसको वापस भी हो जाएगा। पंचों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति। अगर पंचों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति कैसे होगा, तो जब किसी पंच का स्थान उसके हटाए जाने या पद त्याग मृत्यु अन्यथा रिक्त हो जाए तब किसी नए पंच का निर्वाचन विहित रीति से किया जाएगा और अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह पंच जिसके स्थान पर उसका निर्वाचन हुआ है अपने पद पर बने रहने का हकदार होता। यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो यह इस प्रकार से कार्यभार भी सरपंच साहब को दिया गया है। आपको बता दें कि कतिपय कार्यवाहियों में सरपंच उप सरपंच या पंचों द्वारा भाग नहीं लिया जाना यह भी एक बड़ी चीज मानी जाती है। वादों और मामलों को दायर करना और उसकी सुनवाई करना। इस अधिनियम के जो है अधीन दायर किए जाने वाला प्रत्येक वाद या मामला सरपंच के समक्ष दायर किया जाएगा और जहां सरपंच की सेवाएं उपलब्ध न हो वहां उप सरपंच के समक्ष और उसे ग्राम कचहरी की किसी ऐसी न्यायपीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जाएगा जिसमें सरपंच तथा वाद या मामले से संबंधित पक्षकारों द्वारा नामित किए जाने वाले ग्राम कचहरी के पंचों में से 2 पंच तथा यथाविहित रीति से सरपंच द्वारा चुने गए 2 अन्य पंच शामिल हो सकते हैं। परंतु यदि कोई पक्षकार यथाविहित समय के भीतर किसी पंच के नाम निर्दिष्ट नहीं करे तो सरपंच या उसकी अनुपलब्धता की स्थिति में उप सरपंच ग्राम कचहरी के पंचों में से पंच निविष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पंच सरपंच और सरपंच साहब को पावर बहुत सारे हैं। विवादों का सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के लिए ग्राम कचहरी का न्यायपीठ का कर्तव्य जान लें। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ इस अधिनियम में उपबंधों के अधीन किसी वाद की सुनवाई करते समय या किसी मामले का विचारण करते समय पक्षकारों को यथाचित रीति से नोटिस देने के बाद पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराने का प्रयास करेगी और इस परियोजनार्थ न्यायपीठ यथोचित रीति से और अविलंब वाद या मामले का या उनके गुण पर प्रभाव डालने वाली सभी बातों और उसके समाधान का अन्वेषण करेगी। ऐसा करने में वह ऐसी सभी विधिपूर्ण बातें कर सकेगी जो उचित और सौहार्दपूर्ण समझौते कराने के लिए पक्षकारों को उत्प्रेरित करने का परियोजनार्थ उचित समझे और जहां ऐसा समझौता हो जाए वहां न्यायपीठ उसे अभिलिखित करेगी और तदुपरांत अपना निर्णय देगी। सारे पक्ष को सुनने के बाद और तभी अपना निर्णय देगी। सौहार्दपूर्ण समझौता न होने की दशा में ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विवाद की जांच करना तथा उस पर निर्णय देना। यानी कि अगर सौहार्दपूर्ण अगर समझौता नहीं हो पा रहा है तो आप समय लीजिए, उसकी जांच कीजिए और उसके बाद में आप अपना निर्णय दे सकते हैं। हम इसका विस्तार से बताएंगे। फिर ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। इस अधिनियम के उपबंधों तथा इससे निर्मित सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों या दिए गए निर्देशों के अधीनस्थ
ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो वह उचित और सुविधाजनक समझे। न्यायपीठ इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विहित प्रक्रिया से भिन्न किन्हीं अन्य साक्ष्य विधियों का या प्रक्रिया पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगी। निर्णय का रूप कैसा हो? ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ का निर्णय लिखित रूप में होगा और उस पर इसके सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। उसमें इस निमित्त सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का यथाशीघ्र विशिष्ट अन्विष्ट होगी, परंतु न्यायपीठ के किसी सदस्य द्वारा निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं करने पर ऐसे निर्णय की विधि मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि दंडित अधिकारिता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अधिनियम 2 1974 में अन्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को ग्राम पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर निम्नलिखित अपराधों और ऐसे अपराधों को दुष्प्रेरण तथा ऐसे किसी अपराधी करने के प्रयासों का यदि ऐसे अपराध उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किए हो तो विचारण करने की अधिकारिता होगी, यथा भारतीय दंड संहिता 1860 45 1860 में होगा। तो इस तरह से बहुत सारे सरपंच का पावर दिया गया है, जो हम धीरे धीरे बारी बारी करके हम बताएंगे। ग्राम कचहरी पीठ का दंडनीय शक्तियां क्या है, और उसके बाद झूठा तुच्छ पर परेशान करने वाले अभियोग से संबंधित मामला में परिवार द्वारा चुकाया जाने का प्रतिकार कैसा होगा, सरपंच की दंडनीय शक्तियां क्या है, दंड देने की शक्तियां क्या है, इस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। ग्राम कचहरी द्वारा कतिपय वादों की सुनवाई नहीं किया जाना, किन वादों पर आपको सुनवाई नहीं करना है, क्या अपील कर सकते हैं, मामले वापस कैसे लिया जा सकता है, तमाम चीज़ों को हम बताएंगे। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या अवर न्यायिक दंडाधिकारी या मुंसिफ की शक्तियाँ क्या होगी। तो इस तरह से तमाम प्रक्रियाओं को हम बताएंगे धीरे धीरे करके तमाम चीज़ों को। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आप अपना चैनल। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।